बच्चों आप लोगों को 22 फरवरी के लिए एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मिल गया। कल आपका बोर्ड एग्जाम है। इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम आपको समझाने वाले हैं। पूरा मॉडल पेपर आपको मैं समझाऊंगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में इसके कई सारे क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं, इसीलिए आप पूरे मॉडल पेपर को समझ कर जाइएगा। क्योंकि बच्चों मॉडल पेपर जो है वो हमारा सामान्य हिंदी का है। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आपको देने के लिए आपको वहां पर जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। उस 3 घंटे 15 मिनट में आपको 100 नंबर का पेपर करना रहेगा। इस 100 नंबर के पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आज हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं, कैसे आपको हल करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला बच्चों आपका जो पेपर होगा खंड का और खंड खा। आपका जो पेपर होगा बच्चों 2 खंडों में डिवाइड होगा। एक खंड का होगा, एक खंड खा होगा। सबसे पहले बच्चों हम खंड का की बात करेंगे और खंड खा जहां से शुरू होता है वहां से बच्चों संस्कृत शुरू हो जाती है। क्या होती है? संस्कृत से आपका खंड खा शुरू होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें हमसे का खंड में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। बच्चों एक शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध है जिसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंदन है, या फिर मोहन राकेश हैं, या फिर राय कृष्णदास हैं। बच्चों जो शिक्षा का एक उद्देश्य एक हमारा निबंध है, इस निबंध के लेखक जो हैं वो हमारे डॉक्टर संपूर्णानंदन हैं। संपूर्णानंदन के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध है जो लिखा गया है। तो हमारा इसमें जो पहला जो सही ऑप्शन है वो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला बच्चों लल्लू लाल की रचना कौन सी? इन रचनाओं में आपको बताना है कि लल्लू लाल की रचना कौन है। सुख सागर है, प्रेम सागर है, या रानी केतकी की कहानी है परीक्षा गुरु। देखिए बच्चों रानी केतकी की कहानी, ये रानी केतकी की कहानी आपको पता होना चाहिए किसकी रचना है, क्योंकि ये रचना आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। इंसा अल्लाह खां की, याद रखिएगा किसकी है? इंसा अल्लाह खां की। ठीक है। और जो लल्लू लाल की रचना है वो बच्चों आपकी प्रेम सागर है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो लल्लू लाल जी हैं। ठीक है। अगला बच्चों पर्दा कहानी के लेखक, एक कहानी है जिसका नाम है पर्दा। और जो भी यहाँ पर अभी क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे वो आपके गद्य खंड से रहेंगे। ठीक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। कि बच्चों जो पर्दा कहानी है इसको किसने लिखा है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो पर्दा कहानी को लिखा गया है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, या फिर जयशंकर प्रसाद के द्वारा, या फिर अमरकांत के द्वारा, या फिर यशपाल के द्वारा। तो बच्चों जो पर्दा कहानी है मैंने आपको कई बार बताया, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि पर्दा जो कहानी है वो उसके लेखक जो है यशपाल जी है। ठीक है। अगली रचना बच्चों हमारी है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? एक रचना जिसका नाम है आवारा मसीहा। इस रचना को किसने लिखा है? तो क्या विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है, या रामब्रज बेनीपुरी के द्वारा लिखा है, या संयोग राय के द्वारा रांगे राय लिखा है। ठीक है। या फिर बच्चों राहुल सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। तो बच्चों एक आवारा मसीहा जो रचना है इसको किसने लिखा है? आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। हमारा पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। अगला है बच्चों बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। देखिए एक बाण भट्ट की आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है इसको आपको ध्यान से समझना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा महावीर प्रसाद द्विवेदी या सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या वासुदेव चरण अग्रवाल। देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन ध्यान देना है, इसमें से 2 ही, ये 2 नहीं है, मैं आपको पहले दे रहा हूँ। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें प्रसाद द्विवेदी सेम है। महावीर और हजारी में बच्चे गड़बड़ कर देते क्योंकि यहाँ पर वो गलत करके आ जाते। ठीक है। ये क्या आता जो बाण भट्ट की आत्मकथा है जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बहुत ज्यादा महावीर प्रसाद द्विवेदी मार देते हैं, गलत ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आपके पद्य खंड के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। किस खंड के रहेंगे बच्चों? आपका जो पद्यांश दिया गया पद्यांश के रहेंगे। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कामायनी किस युग की रचना है। देखिए बच्चों कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है, भारतीय युग की है, या फिर प्रगतिवादी युग की है। इससे पहले अगर हम आपको बताएं कि जो कामायनी आपकी रचना है इसकी रचनाकार कौन है? इसके बच्चों जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं जो कामायनी के रचनाकार हैं। और आपको पता है जयशंकर प्रसाद किस युग के रचनाकार थे, यानी किस काल के रचनाकार थे? वो आपके छायावादी युग के। तो यानी कि जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। और जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? छायावादी काल के या छायावादी युग के। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं। ठीक है। अगली रचना है भारतीय निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इन जो आपको कवि दिए गए इनमें से कौन सा जो है वो प्रगतिवादी युग का कवि है? अग्रदास हैं, तुलसीदास हैं, नंददास हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। देखिए जो प्रगतिवादी काव्य धारा के जो कवि हैं, प्रगतिवादी जो कवि हैं, इन कवियों में से अगर हम बात की जाए
अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपने रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय हमारे द्वारा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर लगा दोगे, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, अगला बच्चों तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए तार सप्ताह के प्रकाशक हैं कौन, किसने तार सप्ताह को लिखा है। तो बच्चों इससे पहले आपको याद रखना तार सप्ताह के जो संपादक हैं वो हमारे अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो तार सप्ताह के जो संपादक होते हैं बच्चों, वो जो संपादक हैं वो अज्ञे जी हैं, और उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो वही 1943 याद रखिएगा। इसमें देखिए द्विवेदी युगीन की रचना नहीं है। देखिए आपको इसमें बताना ऐसी रचना जो है द्विवेदी युग की नहीं है। देखिए एक आपको प्रिय प्रभास दिया गया है, एक साकेत दिया गया है, भारत भारती और कामायनी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको जो समझाया, अगर आपने अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं, आप लगा दोगे। यहाँ पर मैंने बात की एक कामायनी की, कामायनी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, छायावादी युग के। तो यानी कि जो कामायनी रचना हुई किस युग की हुई, छायावादी युग की। तो यही हमारा सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, अगला बच्चों अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की, जो अष्टछाप के कवि थे उनका संबंध जो था भक्ति काल की जो किस शाखा से था। यानी कि आपको बताना है जो अष्टछाप के कवि थे इनका संबंध जो है भक्ति काल की किस शाखा से, राम भक्ति शाखा से है, या ज्ञानाश्रय शाखा से है, या प्रेमाश्रय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो बच्चों जो हमारा एक अष्टछाप जो है ये जो कवि थे इनका संबंध जो था वो कृष्ण भक्ति शाखा से था। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए जो गद्यांश दिया गया है ये हमारा एक गद्यांश है, इस पर जो भी प्रश्न दिए गए, इन पर जो आधारित प्रश्न दिए गए इनके आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, इनके उत्तर लिखना है। मैंने आपको बता दिया गद्यांश हल करने की ट्रिक क्या होती है, गद्यांश को कैसे हल किया जाता है, इन सारी चीजों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिंक डलवा दूंगा, वहां पर मैंने आपको बताया है कि गद्यांश को कैसे हल कर सकते हैं आप ट्रिक से। ठीक है, तो उस ट्रिक को आप जाकर देख लेना। ठीक है, तो आप वहां से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहें तो करेंगे, अन्यथा आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है बच्चों, जो भी हमारा 10 नंबर का होता है, और हमारा गद्यांश भी था वो भी 10 नंबर का था, और पद्यांश से आते हैं वो भी हमारा 10 नंबर का आता है। जैसे दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। ठीक है, ये जो आपका पद्यांश दिया गया, आप अगर इसको करना चाहते हैं ठीक है तो आप इसको करिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, 10 नंबर दिए जाएंगे अगर हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, मैंने आपको लिए सॉल्व करके रखा है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न उत्तर संख्या क्या होती है बच्चों, चौथा। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है ये चौथा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इनको ध्यान से समझिएगा। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें हम बात करें जो अगर आपने पद्यांश को अच्छे से देखा है तो आप पहचान गए होंगे किस पार्ट से लिया गया है। ये जो आपका पद्यांश है इसके अगर हम शीर्षक के लिखने की बात कीजिए, देखिए आपका जो प्रश्न आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या आपको 4 डाल देना, आपको शुरू की 1 लाइन लिख देना और लास्ट की 1 लाइन लिख देना, जो कि मैंने यहाँ से शुरू वाली लिखी है और लास्ट वाली लिखी है। ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनर को पता चल जाए आपने किसको हल करेंगे। अब हमें उत्तर डाल देना और पहला क्वेश्चन इसका हल करना। क्या पूछा जा रहा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक कैकेयी का अनुपात है, जो कैकेयी का एक अनुपात है चैप्टर उसका है। ठीक है, और इसके जो कवि जो है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि जो इसको लिखा है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का जो चिन्ह है जो कि विशेष शपथ है, शपथ जो खाते हैं लोग। ठीक है, पर अब लाजन के लिए कौन सा शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा शपथ है। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, और देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए प्रायः अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, प्रायः अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लोग शपथ खाते हैं। प्रायः क्या करते हैं लोग, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शपथ खाते हैं। यहाँ प्राकृतिक शपथ खाने वालों की दुर्बलता को ही स्पष्ट, जो प्राकृतिक शपथ खाते हैं उनकी दुर्बलता को ही स्पष्ट करती है शपथ खाना। ठीक है, कई लोग यह समझने लगते हैं, लोग जो शपथ खाते हैं उससे लोग यह समझने लगते हैं कि शपथ के सहारे वह अपनी बात को सत्य करना चाहता है। यानी कि वो शपथ के सहारे वो क्या करना चाहता है, अपनी बात जो है उसको सत्य करना चाहते हैं। अब देखते हैं लोग शपथ लेते हैं कि हम एक काम करेंगे, यानी कि वो शपथ के सहारे अपनी बात को सत्य करना चाहते हैं कि हाँ वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। किंतु जिस अबला नारी कैकेयी, क्योंकि जिस अबला नारी की बात कर रहे हैं कैकेयी के लिए कथन को सिद्ध करने के, जो कैकेयी था उसको अपने कथन को सिद्ध करने का कोई दूसरा सहारा उपाय ही ना था। वह इसके अतिरिक्त और क्या
करे, अर्थात शपथ खाना उसकी व्यवस्था थी। जो कैकेयी जो नारी थी उसकी एक मतलब उसको अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा उपाय ही नहीं था, इसीलिए उसने शपथ खाई। फिर हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसको ध्यान से समझिए। देखिए पूछा जा रहा है, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राय भर अनुपात न करने पाऊं, यानी कि एक दूसरे के यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए दुर्बलता का चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर किसको पूछा, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, कराई भरना अनुपात करने पाऊं। यहाँ पर अलंकार कौन सा है, यहाँ पर बच्चों देखिए करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो अलंकार है वो बच्चों कौन सा है, उपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए पद्यांश का जो भाव है उसको स्पष्ट करना है। देखिए इस पद्यांश में कैकेयी के पश्चाताप को अभिव्यंजित किया गया है। जो कैकेयी का पश्चाताप है उसको अभिव्यंजित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पद्यांश को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, अगर आप इस पद्यांश को करना चाहते हैं तो करिएगा, अन्यथा आपको अथवा में भी एक पद्यांश दिया रहता है, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके भी कुछ आंसर नीचे दिए गए, आप इनमें किसी का भी कर सकते हैं। देखिए अगला है बच्चों कि आपको निम्न क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, 5 नंबर का होता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का आपको वर्णन करना है। यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम पूछा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल पूछा गया है। इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाया है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर आप चैनल पे जाइए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप वासुदेव शरण अग्रवाल का पूरा जीवन परिचय अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर गद्य के बाद में आता है कवियों का जीवन परिचय। किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको रामधारी सिंह दिनकर का याद रखना है। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहाँ पर मैंने रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अगला बच्चों आता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का आपको लिखना है, और इसके लिए आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है, और 80 शब्दों में लिखने के लिए आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे। आपको सिर्फ पंचलाइट कहानी तैयार कर लेना है और कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला बच्चों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसमें हमसे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का उत्तर देना। देखिए यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जाम में आता है खंड काव्य। अब बच्चों होता क्या है, हर एक जिले में हर एक जो खंड काव्य होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर कई सारे खंड काव्य दिए गए, इनमें से अगर आपको किसी भी खंड काव्य आपके जिले में चलता है तो आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, अन्यथा मैं आपको खंड काव्य कैसे हल करना है आप अपने जिले का नाम टाइप कर दीजिएगा और आप बता देना आप किस जिले से हैं, मैं उसका आपको तुरंत वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य जो है तैयार करना। ठीक है, अब बच्चों बात आता है हमारा खंड खा। खंड खा में आता है, यहाँ से संस्कृत से शुरू होता है। संस्कृत का जो पोर्शन होता है वो बोर्ड पेपर में 14 नंबर का आता है। 14 में 7 नंबर का तो क्या होता है, हमारा गद्यांश को रिलेटेड होता है, यानी कि गद्यांश को लेकर होता है। और बच्चों 7 नंबर का जो होता है वो एक तरीके से पद्यांश को, जैसे यहाँ पर दिए गए गद्यांशों में से एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद, जैसे एक ए दिया गया दूसरा ए दिया गया, इनमें से किसी एक को आप लिखिएगा और बताइएगा किस पार्ट से लिया गया है और इसका अनुवाद भी आपको करना रहेगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। अन्यथा आपको दिया गया खंड खा दिया जाता है। ठीक, इसमें खंड खा में दूसरा दिया जाता है। निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक श्लोक एक तरीके से दिया गया, इनमें से आपको किसी एक का आपको अच्छे से श्लोक लिखना है और इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ बताना है और आप हिंदी व्याख्या भी इसको लिखोगे, यानी कि इसका अनुवाद भी करोगे। ठीक है, तो आपको कैसे करना मैंने आपको बता रखा है, चैनल पे जाइएगा आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगला बच्चों है देखिए निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक अर्थ का वाक्य का अर्थ लिखकर अपना वाक्य प्रयोग, यानी कि अर्थ लिखकर, जैसे तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना का मतलब होता है एक कठिन रास्ते पर चलना। ठीक है, अगला बच्चों ढाका सा जवाब देना, जैसे दाल में काला होना। एक हमारा पूछा जा रहा है कि दाल में काला होना, दाल में काला होने का अगर आप अर्थ लिखोगे तो आप लिखोगे किसी पर शक होना, यानी कि शक होना। अगर आप इसके वाक्य के प्रयोग करेंगे तो आप, अगर आपसे कोई गलती से यानी कि झूठ बोल रहा है तो आप उससे, यानी कि रोहन जो था सोहन से झूठ बोल रहा था, इसीलिए मुझे लग रहा था कि कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अगला आता है बच्चों आपको नमक मिर्ची लगाना। एक आप और दिया गया है कि नमक मिर्ची लगाना। नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बच्चों किसी को भड़का देना। जैसे दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई और एक ने जाकर उससे नमक मिर्ची लगा दी, उसने क्या कह दिया, आपने जिसके साथ लड़ाई की वो आपको गाली दे रहा था या मारने का प्रयास करेगा, ऐसे आपने वहाँ पर जाकर उसको कह दिया, तो इसका मतलब होता है नमक मिर्ची लगाना। ठीक है, लेकिन इस बार से आपके जो बोर्ड एग्जाम 2024 होगा उसमें एक नया टॉपिक जो है
टॉपिक जो है इंक्लूड हुआ है यानी कि जोड़ा गया, जिसमें अपठित गद्यांश, अपठित यानी कि आप बिना पढ़ा हुआ अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको गद्यांश दिया रहेगा और ये जो गद्यांश रहेगा आपका 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पर भी आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपको अथवा में भी दिया है, कोई एक आप कर सकते हो। इनके आपको क्या करना है, इसी पूरे गद्यांश को पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, क्योंकि ये जो हटाए गए आए हैं ये आपका एक संधि विच्छेद चैप्टर था और विभक्ति और वचन पहचानना था, उसको हटाया गया, उसकी जगह पर इसको लाया गया। ठीक है, आप देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमें, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे बच्चों बसन और व्यसन का सही मतलब क्या होता है। देखिए जो बसन होता है इसका तो मतलब जो सही अर्थ होता है वो वस्त्र होता है, और व्यसन का होता है आदत, तो मतलब इसमें जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा वस्त्र और आदत। अगला दिया गया है अंबुज और अम्बुद। अंबुज का मतलब क्या होता है और अम्बुद का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों अंबुज का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कमल होता है, कमल का पर्यायवाची, और अम्बुद का मतलब होता है बादल। अब देखिए इसमें किसमें दिया गया कमल, तो इसमें पहले तीसरा वाला ऑप्शन है, इसमें सिर्फ कमल दिया गया, तो हमारा यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से शब्द, जो निम्नलिखित शब्द दिए गए शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने। ये आपको 3 दिए गए, 4, अंबर, पट, विधि और नाग, ये 4 शब्द दिए गए, इनमें से किसी एक के शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। देखिए बच्चों अगर हम अर्थ लिखना चाहें तो अगर हम अर्थ लिखें अंबर के, तो अंबर के आपको 2 लिखना है, तो अंबर के आप 2 कौन से लिखोगे, देखिए समझ लीजिएगा। देखिए अंबर के आपको 2 लिखना है। अंबर के आप एक, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, अंबर का एक तो आप वस्त्र लिख सकते हो, ठीक है, और दूसरा वस्त्र और आकाश भी होता है, अंबर आकाश भी आप इसका लिख दोगे। ठीक है, आप लिख दिया और खत्म, एक शब्द के 2 अर्थ लिख दिया और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर बच्चों बात करें पट की, पट की अगर हम 2 बात करें तो पट का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा भी होता है, और पट का मतलब होता है बच्चों दरवाजा, दरवाजा भी लिख दे। अगला बच्चों हमारा विधि है। अगर हम विधि की बात करें तो विधि विधि विधि, इसका विधि का एक तो आपका तरीका हो जाएगा, क्या तरीका, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा भाग्य। विधि का मतलब होता है भाग्य भी। ठीक है, अगला बच्चों है नाग। अब नाग का एक तो आपको सबको ही पता है क्या होता है, सांप, क्या होता है, सांप होता है, और दूसरा नाग पर्वत भी होता है, नाग का होता है एक पर्वत भी होता है, पर्वत। ये 2 आपके नाग के हो गए। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा, आपको किसी एक के लिखने, मैंने आपको 2 बता दी। ठीक है, अब दिया गया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका ये 1 नंबर का रहेगा और दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का रहेगा, यानी कि आपको 2 नंबर के रहेंगे। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे, जो चीज भी आंखों के सामने उसे क्या कहते हैं, नेत्र सम्मुख कहते हैं, प्रत्यक्ष आंख के आगे कहते हैं, या प्रत्यक्ष आंख कहते हैं। देखिए जो चीज अगर आंख के सामने हो, ठीक है, कोई चीज़ अगर आंख के सामने है तो उसे नेत्र सम्मुख कहते हैं। हमारा पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। देखिए जो दूसरा, जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, जानकार कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, या बुद्धिमान कहते हैं। देखिए ऐसा व्यक्ति जो जानने की हर समय इच्छा रखता हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस वाक्य को में शुद्ध करना है। हम लिखेंगे तुम, शुद्ध करने में तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस तरीके से लिख देंगे। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। देखिए इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इस सरोवर में अनेक कमल खिले, अनेक, अनेकों की जगह पर अनेक लिख दें, अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, इस तरीके से कवित्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया, कृपया अनुमोदित करने की कृपा करें, आप इनके लिख लेना। ठीक है, कवित्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, सम्मेलन में कवित्रियों ने भाग लिया, ऐसा लिखे। कृपया अनुमोदित करने का कृपा करें, कृपया अनुमोदित करें, ठीक, अनुमोदित करने का कष्ट करें, ऐसा आप स्पष्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, अगला बच्चों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे का खंड में हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वीर रस हो गया और आपका हास्य रस हो गया, इनमें से किसी एक का आपको स्थायी भाव बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, को उदाहरण अथवा परिभाषा के द्वारा समझाना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इनमें से किसी एक को, चाहे आप वीर रस को समझाएं चाहे आप हास्य रस को समझाएं, कोई एक ही करना है और इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगला बच्चों श्लेषम अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने आपको अलंकार के बारे में अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, रस छंद अलंकार सब कुछ पढ़ा है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और सोठा अथवा दोहा भी आपको लिखना है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है,
अगला आता है बैंक में खाता खुलाने के लिए प्रबंधक को एक आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र लिखना होता है। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है मैंने चैनल पे डाल दिया, इसको ट्रिक भी आपको डाल दी। अगर आपने वो ट्रिक देख ली कि आवेदन पत्र कैसे लिखना होता है तो आप वहां से जाकर अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। इसमें दूसरे आपके शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको आवेदन पत्र यानी कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगला है देश में बेरोजगारी की समस्या हो गया, आतंकवाद की समस्या का समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, इन कुछ चीज़ों पर आपको क्या करना है, इन पर आपको भाषा शैली पर आपको एक निबंध लिखना है। और निबंध लिखने के लिए आपको 9 नंबर दिए जाएंगे और भी यहाँ पर दिए गए आपको, देखिए 3 इधर दिए गए और 2 आपके इधर दिए गए, ठीक है। 2 आपके इधर दिए गए। विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है। आपको इतना सारा कुछ दिया गया है, अगर आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लिया ना तो मैं कहता हूँ आप 80+ नंबर लाओगे अच्छे से। अगर आपने हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को समझ कर लिख दिया ना तो आप बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में कर दोगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 होने वाला है, जो आपका कल है यानी कि 22/2024, जो आपकी 22 फरवरी को आपका बोर्ड पेपर है जो कल है, आई होप, मैं आशा करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता, कोई भी ऐसा टॉपिक रहता है जो आपको अभी तक नहीं पता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करिए और तुरंत पूछिए, हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कराने का हद प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।